हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे कई बार हम दाल से कंकड़ को अलग करते हैं, या फिर चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा पृथक किया जाता है। दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। फसल कटाई के बाद अनाज को भूसे से अलग करते हैं। मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसे कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपके नमकीन दलिया या पोहा भी आपने खाया होगा। यदि आपने पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना करें कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपको इन्हें अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी अलग बर्तन में रखेंगे। या फिर जैसे अगर आपको कहा गया है कि यहाँ पर दाल है और यहाँ पर चावल है, तो आपको अलग अलग बर्तन में दाल या फिर चावल रखने हैं। तो आप कैसे करके उनको अलग अलग बर्तनों में रखेंगे? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, लेकिन यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना करें, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। या फिर अगर आप मिट्टी में नमक मिला दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी उसको अलग करने में। यहाँ पे एक क्रियाकलाप है। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है कि आप प्रत्येक प्रक्रम का उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं? पृथक्करण प्रक्रम में चावलों से पत्थरों को पृथक करना उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं। और पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं, तो आपको इसमें से सही ढंग से आपको इसमें मिलान करना है। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम चावल हैं तो चावल को छानने के लिए उससे भूसी या फिर जो कंकड़ होते हैं छोटे छोटे, उनको अलग करते हैं। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी अलग करते हैं जिनके हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे इसके लिए आप तुलसी को देख सकते हैं। जैसे तुलसी के पत्ते और बीजों को भी अलग किया जाता है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। पृथक्करण की विधियाँ। जब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे तो इनमें से कई विधियों का उपयोग आपके दैनिक क्रियाकलापों में भी आपने किया होगा। हस्तचयन क्रियाकलाप। तो दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाएं। अब अनाज को कागज शीट पर फैलाएं। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार का अन्न कण पाते हैं, या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण या अन्य खाद्य कण है? जब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे या अन्य कणों को इससे पृथक करें तो उसको कहते हैं हस्तचयन। जैसे कि आपने देखा होगा ये चीज़ दालों में या फिर चावल में या फिर गेहूं में भी। कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर और भूसे को इनमें से अलग किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। इसके अलावा थ्रेशिंग। आपने खेत या खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर अन्न कणों की संख्या की कल्पना करें। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों तथा अमरूदों के वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको उनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे अलग किया जाता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों या फिर अनाज को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं थ्रेसिंग। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। जैसे आपने कई बार दालों को पीटते हुए भी गाँव में देखा होगा, तो उससे क्या होता है कि जो दाल के दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं उससे। कभी कभी थ्रेसिंग का काम बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है।
निष्पावन। क्रियाकलाप 3। सूखी रेत या फिर लकड़ी के बुरादे या सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाएं। इस मिश्रण को किसी प्लेट या फिर समाचार पत्र के ऊपर रखें। मिश्रण को ध्यान से देखें। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से अलग कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान है? क्या हस्यन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाएं तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाएं। मिश्रण को प्लेट में या समाचार पत्र पर रखें। जिस प्लेट या समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे गिरे। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत और बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई है? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार अलग करने की जो विधि होती है उसको कहते हैं निष्पावन। निष्पावन का उपयोग पवनों या फिर वायु के झोंकों के द्वारा मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को अलग करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से अलग करने के लिए करते हैं। जैसे आपने चावल से जैसे भूसा होता है उसको अलग करते हुए आपने इसको देखा होगा। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में भी प्रयोग किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा चावल के भूसे को भी पशुओं के चारे के लिए यूज किया जाता है। साथ में जैसे मक्की का भूसा होता है तो उसका भी आपने देखा होगा। चालन। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य सुद्धियों को अलग करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी यानी कि छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छेदों से निकल जाती है जबकि बढ़िया सुद्धियाँ चालनी में रह जाती है तो इसे कहते हैं चालन विधि। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को भी हटाया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर डंडियां और भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थान पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए भी देखा होगा। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 4 की। कक्षा में एक चालनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करें। अब चौक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिसके अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जा सकता है। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन या फिर हस्यन द्वारा अलग करना संभव नहीं होता। जैसे कि चावल और दाल में धूल, मिट्टी और हल्के कण हो सकते हैं। चावल और दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे अलग करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण अलग हो जाते हैं। यह अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल, और क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी से उड़ेलने की क्रिया को कहते हैं निस्तारण। आइए अब हम ऐसे मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन और निस्तारण विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगुलित पदार्थ और मिट्टी का आपको दिख रहा है, मिट्टी और जल का मिश्रण भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को अलग करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते, जैसे कि तेल और जल। उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा अलग कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस और द्रव किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां अलग करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी या फिर छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी नजर आती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रम को निस्यंदन करना या फिर फिल्टर करना भी कहते हैं। अब सोचिए तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है?
आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल भी मिलता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। अविलेय का मतलब होता है जो जल में घुलती नहीं है। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण करें और अपने प्रेक्षणों को लिखें। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा करें। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल या फिर भूरे रंग का है? अब इसका निश्चंदन करें। क्या चाय वाली छन्नी ने काम किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निश्चंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए धागों के बीच में छोटे छोटे छेद या फिर रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निश्चंदक के रूप में किया जाता है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र के द्वारा निस्यंदित कर सकता है, जिसमें और भी ज़्यादा छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पेपर एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं और फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण यहाँ पे दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर केप पे लगा दिया जाता है। इसके बाद मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं और मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से गुजर नहीं पाते और फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। साधारणतया फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक इससे किया जाता है और निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि एक सूती कपड़े में आप पनीर को अच्छे से बांध लेते हैं तो उसमें भी निस्यंदन विधि का यूज होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण मिलता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके अलग किया जाता है। अब हम बात करेंगे वाष्पन की। क्रियाकलाप 6। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? उसे अच्छे से हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म करें। जल को उबालकर उड़ने दें। बीकर में क्या बचता है? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल और नमक को अलग करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग किया। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पन। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती है। अगर आपको पता होगा जैसे समुद्र से नमक बनता है तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही बनता है। आपके विचार से नमक आता कहाँ से? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण है साधारण नमक, जिसको हम कहते हैं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक मिलता है। जैसे कि ये समुद्र है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो सारा पानी उड़ जाएगा और नीचे तलहटी में सिर्फ नमक नमक बच जाता है। इस तरीके से वाष्पन से नमक मिलता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का प्रयोग करना होता है। क्रियाकलाप 7। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए और आप इसे कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा कि हर्षियन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखें तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या फिर निस्यंदन के द्वारा अलग कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक और जल को अलग करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलते देखते हैं? एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 5.13 में भी आपको दिखाई दिया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब आप भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आएगी तो वो संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला ये जल संघनन द्वारा भाप बनता है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन।
क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को फिर से प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसने पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की पुनः प्राप्ति कर पाई। उससे कहाँ त्रुटि रह गई? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहते हैं। यानी कि विलेयी पदार्थ क्या होते थे? जो पदार्थ पानी में आसानी से घुल जाता है, या फिर पानी ना भी बोले अगर हम इसके लिए सबसे जो एक्यूरेट वर्ड होगा द्रव में, क्योंकि द्रव कई प्रकार के होते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? अब हम बात करेंगे क्रियाकलाप 8 की। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर या फिर गिलास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक इसमें डाल करके तब तक खिलाइए जब तक ये पूरी तरीके से घुल ना जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति इसको हिलाइए। इस प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोड़ित करते जाए। कुछ चम्मच पर नमक मिलाने के बाद क्या आप ये पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है, यानी कि जो पानी में नहीं घुल पाया और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब ये विलयन हो जाएगा संतृप्त विलयन, यानी कि एक सीमा तक तो वो पानी में, जैसे हम कभी भी देखते हैं, जैसे एक पानी लिया, पानी में हमने चीनी डाली, एक लिमिट तक तो वो घुल गई, लेकिन फिर एक लिमिट के बाद वो भी पानी में नहीं घुलती है, तो उस वाले विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। यहाँ एक संकेत है जो बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ, जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत ज़्यादा थी। अविलेयी नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना करें कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल को उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। अब हम बात करेंगे क्रियाकलाप 9 की। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब हम संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाएंगे और इसे गर्म करेंगे। हम क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब ये घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दें। क्या बीकर की तली में नमक फिर से बैठा हुआ दिखाई देगा? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेयी पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 10 से 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक उसे विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी 5.2 में लिखिए। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। क्या सारणी 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने ये भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो उस विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। जैसे कि गिलास से अगर हमने इसमें इतना पानी था और अगर हम इसमें इतनी सारी चीनी डालेंगे तो कहीं ना कहीं वह एक लिमिट तक घुलेगा, बाकी की चीनी वैसे रह जाती है, वो पूरी तरीके से घुल नहीं पाती। मंथन वैसी प्रोसेस होती है जैसे कि आपने देखा होगा मक्खन बनाता है जैसे करके। संघनन यह हम अभी पढ़ चुके हैं। निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, ये सभी कुछ हम अभी पढ़ चुके हैं। तो आप इसको एक बारी अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश करना, आखिर इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। हर्षयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। निष्पावन हमने अभी पढ़ा था, जैसे कि हवा से
किसी भी भूसे को किसी कण से या फिर अनाज से अलग करने की जो प्रोसेस होती है। किसी मिश्रण के कणों के माप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जा सकता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पन। यानी कि अगर कोई द्रव है, हमने इसको इसमें टेम्परेचर दिया बहुत सारा और ये द्रव सीधे वाष्पित हो गया, तो इसको कहते हैं वाष्पन। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है, जैसे कि हम समुद्र से नमक को अलग करते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह पदार्थ उसका संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है, जैसे कि नमक। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क, अगर आप चैप्टर समझ गए होंगे तो। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, 2 उदाहरण भी बताइए। निष्पावन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग किया जाता है। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण को कैसे अलग करेंगे। छालन से क्या अभिप्राय है और ये कहाँ उपयोग होता है। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे अलग करेंगे। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को अलग करना संभव है, अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे। तो मुझे लगता है अब आप चैप्टर समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग।